Namaste, myself Amol Bhagat from India, Indian filmmaker and International Film Festival jury member in 45 international film festivals. Basically, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से पहले एज अ ड्रामा थिएटर एक्टिंग, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है बचपन में नहीं समझ आता है, ड्रामा थिएटर क्या होता है ये भी बचपन में नहीं समझ आता है। मैं जब 3rd कक्षा में था तब 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे भारत में जो स्वतंत्रोत्सव प्रजासत्ताक दिन मनाया जाता है, उस दिनों में हमारे स्कूल के टीचर्स थे जगदाळे गुरुजी और दूसरे जगदाळे गुरुजी एंड बारहपुर गुरुजी, ऐसे 3 टीचर्स थे। तो वो उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया था कि छोटे बच्चों का स्कूल में एक ड्रामा किया जाए। तो उस ड्रामा का मुझे सारी जब जिम्मेदारी दी गई थी और मुझे, क्योंकि मैं बहुत चुलबुल था, एक्टिंग करना, टीचर की कॉपी करना, बच्चों की कॉपी करना, ये बचपन में ही मुझे वो ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने 3rd कक्षा में मुझे एक ड्रामा करने के लिए बोला। तो मैंने कहीं ड्रामा देखा था या सुना था, तो मैंने वसी को बच्चों को लेके 3rd में ही एक बाळा उटकिरे नाम का एक मराठी प्ले किया था, जो स्कूल में ही था। और 15 अगस्त था उस टाइम, 26 जनवरी, ऐसे 3rd और 4th को हमने 2 साल कंटिन्यूली किया। तो उसमें मेरे अंदर का जो एक आर्टिस्ट होता है, एज ए एक्टर होता है, एज ए डायरेक्टर होता है, वो बाहर आया। और एक एक स्टेप करके मैं फिर मुझे मतलब जैसे मैंने हाई स्कूल में गया, तो हाई स्कूल में भी मुझे एक इन्वायरमेंट मिला। वहाँ पे हमारे टीपी भापकर सर थे और भापकर सर हमारे दूसरे मुख्याध्यापक थे। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया ड्रामास करने के लिए। और एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन था हमारे बारामती विलेज में, और मतलब बारामती सिटी है हमारे लिए। और वहाँ पे एक बड़ा कॉलेज है, वीपी कॉलेज, और उसी के वीपी कॉलेज के अंदर एक वीपी स्कूल भी है, जो हमारे इंटर स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट था। तो हुआ था ये कि हम 9 कक्षा में थे और उस कंपटीशन में हम एज गए थे, और उसका मैं उस ड्रामा का मैंने डायरेक्शन किया था। और हमारे स्कूल के जो 9th के बच्चे थे वो सब एक 9-10 लोग थे हम। और सुबह जल्दी हम एक हमारे स्कूल से करीब 15-20 किलोमीटर पे वो बारामती सिटी था, वहाँ पे गए थे बिना खाए, और बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम विन करके आएंगे उस ड्रामा को। मगर हुआ ऐसा कि हम फार्मर फैमिली के सब बच्चे छोटी जगह से, छोटे विलेज से गए हुए, और सिटी में जब इंटर किए, और जब वो सिटी वाले स्कूल बच्चों का जब हमने ड्रामा देखा, उनकी टाई, उनका सब शर्ट, इन शर्ट और बेल्ट, हमारे पास तो कोई सामग्री ही नहीं है, और बिना सामग्री के हम एक्टिंग कैसे करें, और वो अनकम्फर्ट फील हुआ। और उसमें हम एक चीज़ ऐसी हुई कि जब हम स्टेज पे गए तो हम एक दूसरे का डायलॉग बोलने लगे। और हालांकि कम से कम 3000 पब्लिक था, बहुत सारे स्कूल आए थे, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली सारे देखने के हिसाब से जो करीब 3000 के क्राउड में हमें फर्स्ट टाइम खड़ा होना पड़ा। तो हम वो देख के ही मतलब कि ये हो गए कि यार हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो हार गए ये कंपटीशन, हम मन से ही हारे। तो उस वजह से हम हर डायलॉग भूल गए, और उस स्टेज पे हर कोई एक दूसरे का डायलॉग बोलने लगा, और सामने वाला बोलता था कि अरे तेरा डायलॉग नहीं है, मेरा डायलॉग है, और ऐसे करते हुए सब पब्लिक को हंसा दिया। और बाद में हमने टीचर की मार खाई, और टीचर ने हमें, मतलब मोस्टली मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं से मोटिवेशंस भी मिला मुझे, टीपी भापकर सर। और उन्होंने हमें पूरे दिन कुछ खाने नहीं दिया, सिर्फ जो बोर होता है वो बोर हमने एक कोहराड़े करके एरिया है, वहाँ से हमने सिर्फ बोर खाए थे और घर तक गए थे। और दूसरे दिन उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी हम सब बच्चों की कि ये कुछ लायक नहीं है, ये तो गए थे विनिंग होने के लिए, और ये तो कोई ये नहीं है, और उनको कब भेजना मत। और आज तक हमारे स्कूल में कोई भी ड्रामा थिएटर के लिए या ड्रामा कंपटीशन के लिए नहीं भेजा गया है। और होप्स कि मैं थोड़ा और कुछ अच्छा करके मैं उस स्कूल में वो जाके फिर से जो आर्ट फील्ड के जो बच्चे हैं हमारे गांव के आसपास के, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सैराट फिल्म आने के बाद हमारे यहाँ से एक्टिंग करने के जुनून में है। इतने बड़ी नागराज जी ने फिल्म देने के बाद ग्रामीण विलेजर्स बॉय जो है, जो उनके अंदर का कला गुण है, वो बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशंस मिली उस फिल्म से। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी आज पॉजिटिव हुए हैं और कर रहे हैं। मगर कोई ऐसा इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारे स्कूल फिर गया है ऐसा नहीं मैंने देखा है। और वो एक थोड़ा सा हमें डिमोटिवेशन मिला सर के एक्शन की वजह से।
मगर वो एक दिल में रहा कि नहीं हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। और 9th के बाद हम सीधा 10th होने के बाद 11-12 के लिए MS काकड़े कॉलेज गए। तो वहाँ पे मैंने एंकरिंग करना स्टार्ट किया, और एंकरिंग करते समय मुझे एक थोड़ा सा और हौसला बढ़ता गया कि नहीं मैं भूल गया हूँ मेरे एक्टिंग, मैं भूल गया हूँ डायरेक्शन। तो मैं फिर जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भोर अभिनव कॉलेज में गया तो उस कॉलेज ने मुझे फिर ज़्यादा मोटिवेशन दिया। वहाँ के स्कूल टीचर्स जो जितने भी HOD थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे पाटिल सर, उन्होंने मोटिवेशन दिया। और जब ये हो रहा था तब मैं हिस्टोरिकल राइटिंग्स भी कर रहा था। और देन जो मेन सपना था कि एक्टिंग डायरेक्शन का, वो मैं थोड़ा भूल गया था। जैसे कि मैंने कभी कभी लेर आता है किन चीज़ों का, तो वो लेर हम पुणे मुंबई ऐसा एक सफ़र स्टार्ट किए। हालांकि हमें कोई गाइडलाइनर नहीं था, हालांकि आज भी गाइडलाइनर नहीं है, हम एकलव्य ही है। और एक एक स्टेज करते करते हम आगे जा रहे हैं। सिर्फ हम अपने मन से बहुत सारे लोगों को गुरु माने हैं, क्योंकि आप जब किसी को ऑब्जर्व करते हो और उनकी कुछ छवि या कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो उनसे ऑब्जर्व करके आगे चलना चाहिए। और मोस्टली जो लोग फिल्म फैटर्निटी से जुड़ना चाह रहे हैं, छोटे जगह से, विलेजर्स है या फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं तो उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर का जुनून रखिए तो हर चीज़ बनती रहती है। और जितना मोटिवेशंस में आप रहोगे उतना होता रहेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के लिए हम जब कॉलेज में थे, अभिनव कॉलेज में, तो एवरी सैटरडे संडे भोर से पुणे और पुणे से मुंबई जाया करते थे। वहाँ पे हमें रहने खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। हम रेलवे स्टेशन, CST रेलवे स्टेशन, अंधेरी रेलवे स्टेशन, गोरेगांव रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सोते थे। और बाद में गोरेगांव फिल्म सिटी में जाना, वहाँ पे कहीं कुछ एक्टिंग डायरेक्शन रिगार्डिंग राइटिंग रिलेटेड कुछ काम मिलेगा क्या, प्रोडक्शन हाउसेस में जाना, वहाँ पे कुछ काम मिलेगा क्या। ये ऐसा देखते देखते हम ये 2-3 साल ऐसे चले गए हमारे। और सिर्फ एक समझ आया कि 2-3 साल में हमने जितने भी जो लोग मिले थे वो एक आहिस्ता आहिस्ता रिलेशंस में बिल्डअप होते गए। क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ अगर रिलेशंस हो तो वो यूज़फुल आते। मैंने तो क्वालिटी से ज़्यादा रिलेशंस बिल्ड करने में ज़्यादा बिलीव रखा, और मैं आज जो भी हूँ वो रिलेशंस की वजह से हूँ। और वही चीज़ मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप करते करते मैंने एक फीचर फिल्म पुणे टू गोवा बनाई, और उसके बदौलत मेरे को थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पे एक नेम क्रिएट हुआ। और मैं फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग भी किया। फिल्म फेस्टिवल के साथ ऑर्गेनाइजिंग होते समय मैं 156 कंट्रीज़ के फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स एंड फिल्म मेकर्स, इनके कम्युनिटी में आया, इनके कनेक्शंस में आया। तो एक एक करके मुझे इन्विटेशंस मिलता गया फिल्म फेस्टिवल जूरी का। तो अभी मैंने करीब 20+ कंट्रीज़ के लिए एज अ फिल्म फेस्टिवल जूरी मेंबर वर्क किया है, और टोटल 45 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए वर्किंग किया हूँ। और आगे भी मेरे को इन्विटेशंस आ रहे हैं। और एक इंटरनेशनल सिनेमा, ग्लोबल सिनेमा में काम करने का जो मौका मिला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बदौलत ही है। क्योंकि जो विश्व गुरु भारत जो बनते जा रहा है, उसी के बदौलत हमें अलग अलग कंट्री से इंडियंस होने की वजह से एक ट्रस्ट क्रिएट होके हमें इनविटेशन भेजा जा रहा है, और वो इनविटेशन हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और वो इनविटेशन जो मिलने का ये है, क्योंकि मेरा एज सिर्फ 33 एज है आज, और फिल्म फेस्टिवल जूरी बनने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ साथ एजेड भी पर्सनैलिटी होनी चाहिए होती है। मगर ये आज डिजिटल वर्ल्ड हुआ है, आज ये जो स्पीडी वर्ल्ड है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एवरी कंट्रीज गुड फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स, न्यू फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर आल्सो गिविंग चांसेस टू मी एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर फिल्म फेस्टिवल जूरी मेंबर एज अ वर्किंग। एंड सच में मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि ये विश्व गुरु की ही कुछ प्रतिमा है, जिस प्रतिमा की वजह से हम जैसे एक फार्मर फैमिली के बच्चे को ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाने का मौका, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरा फार्मर फैमिली से जो फिल्म फेस्ट इंटरनेशनल तक का जो वर्क है, वो मुझे और एक चीज़ से भी मैं समझ सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ, वो है स्पिरिचुअलिटी। और मज़हब चाहे कोई भी हो, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको आपके पास जो नहीं है वो भी मिलेगा। आपकी क्वालिटी कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं रहेगा। आप अगर सच्चे स्पिरिचुअल हो तो आपको, और आपका कर्मा भी अच्छा हो, तो आपको ज़रूर और ज़रूर आपके मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मेरे पिताजी फार्मर है, माताजी प्री प्राइमरी स्कूल टीचर है, और हम बहुत छोटे फैमिली से हैं।
क्योंकि हम लैंड रोड नहीं है, हमारे पास ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं है और हम एकदम गरीब फैमिली से उस टाइम का भी दौर था। और जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरी माँ ही के साथ स्कूल जाना, और उसने मुझे बचपन से ही बुक्स रीडिंग करने का सिखाया, मतलब स्कूल के अलावा अनदर बुक्स, तो अनदर वर्ल्ड के साथ मैं कनेक्ट हुआ। और जैसे मैं अनदर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुआ तो मेरे थॉट लाइन बढ़ती गई बचपन से ही। वो मतलब मैं बचपन में ही ऑब्जर्व करना सीख गया था कि जो हमारे यहाँ के अभी की जो एक्स पार्लियामेंट्री मेंबर एंड एक्स मिनिस्टर है शरद चंद्र जी पवार साहब, उनको मैं बचपन से ऑब्जर्व करता था कि एक हमारे एरिया के मिनिस्टर है, हमारे एरिया के एक इतना बड़ा इंसान है। और मैंने हमेशा सुनता था बड़े लोगों से कि वो भी बहुत छोटे घर से है, फार्मर फैमिली से है, तो मुझे हमेशा उनके ऊपर एक लगाव रहता था कि यार कैसे होंगे ये, वो मतलब हमेशा एक बचपन में ही वो कैसे दिखते होंगे, क्योंकि नज़दीक से कभी देखा नहीं था। तो जब जब वो हमारे गांव से जब भी आते थे तो उनको ऑब्जर्व करना, और हमारे गांव में एक अच्छे लीडर है और पॉलिटिशियंस लीडर के साथ साथ एक अच्छे सोशल एक्टिविटीस्ट रह चुके हैं, और उनका नाम है डीपी दादा जगताप, और वो भी बहुत बड़े इंसान, क्योंकि छोटे मेरे पिताजी के साथ उन्होंने बकरियाँ संभाली, और वो आज 1000 करोड़ के आसपास नियर बाय वो एवरी ईयर्स कमाते हैं, और इनका इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया है। आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में रोड बनाते हैं वो, और वो अनपढ़ है। तो बचपन से उनके ऊपर मेरा एक अलग सा ये रहा कि यार ये लोग क्या होंगे भाई, इनके पास 4 व्हीलर है, इनका नेचर इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी ये कितने मिलजुल के रहते हैं गरीब लोगों के साथ भी, बड़े लोगों के साथ भी, क्योंकि वो पवार साहब जी और अजित दादा के साथ बैठते उठते थे। और वो बचपन में हमें दिखाई मिलता है ना कि यार ये हमारे गाँव के मुखिया है और ये इन लोगों के साथ बैठते, तो इतने, और वो होने के बावजूद भी बच्चों के साथ कुछ बोलोगे, कैसा है, क्या है, किसका है रे भाई तू, कैसा है तेरे घर में। तो वो बचपन में हमने वो देखा, तो उनके अंदर का एक रुतबा, उनके अंदर का एक डर, मैं मतलब अभी भी उनको मिलने के लिए डरता हूँ, क्योंकि वो मेरे गांव से भी होने के बाद भी मैं उनके सामने तो 2 मिनट भी ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनको इतना जो सैल्यूट है कि छोटे घर का एक इंसान जो बकरियाँ संभालता था, अनपढ़ है, उसने उस टाइम में ही इतना कुछ कर दिया था कि वो हमारे गांव से असल में मोटिवेशनल थे हमारे लिए। वो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने उनको ज़्यादा ऑब्जर्व किया, और उनके साथ साथ फिर जितने भी बड़े हमारे गांव में आते थे उन लोगों को, और वो सब लोग, मतलब शरद पवार साहब जी हो, अजित दादा जी हो, या सुप्रिया सुले हो, ये लोग जो इतने बड़े होने के बाद भी वो गांव में आने के बाद सब लोगों के साथ मिलजुलना, बातें करना, मतलब कि वो एक ह्यूमैनिटी दिखाना, या अंदर में दिखाना सिर्फ नहीं, वो ह्यूमैनिटी पर्सन ही थे। तो वो बचपन में ही ऑब्जर्व करना मेरे को इस वजह से आया कि माँ ने जो मुझे एक्स्ट्रा बुक्स रीडिंग सिखाया, क्योंकि ये सारी सोच आज आ रही है क्योंकि वो मैंने उस टाइम सोचा था, उस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था। अदरवाइज मैं भी आज कहीं इंजीनियरिंग करके कहीं जॉब वगैरह करता, कोई स्पेशलिटी नहीं रहता, सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, इतना ही मैं रहता। मैं जो आज कर पा रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड वाले लोगों के साथ। असल में जो हमारी ग्रैंड मदर और जो ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं वो बोलते हैं तूने क्या देखा, तूने तो वर्ल्ड थोड़ी देखा है। और ये जो लाइन होती है, तो मैं वो लाइन को हमेशा एक बचपन में ही सोचते रहता था कि वर्ल्ड क्या होता है, हे जग जग देखा मी तर मी जग बघितले, तू काय बघितलेस, तू उन्हाळे पावसाळे किती बघितलेस, ये जो उनका लाइन होता था उसके ऊपर मैं बचपन से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, और वो सिर्फ बुक्स रीडिंग की वजह से था। और असल हमारी सिचुएशन कितनी छोटी थी वो किस्सा बताना चाहूँगा कि मैंने माँ को और पिताजी को 2 रुपये मांगे थे सिर्फ सर्कस देखने के लिए। मैंने आज तक सर्कस नहीं देखी है, मुझे वो 2 रुपये उस टाइम नहीं मिले थे। तो वो एक कहते हैं ना कि छोटा जगह या छोटी जगह की सोच भी, उनकी सोच भी छोटी थी। 2 रुपये वो दे सकते थे, मगर उनको ऐसा लगता था कि सर्कस देख के क्या करेगा, उससे अच्छा कि 2 रुपये की पेंसिल ले ले या 2 रुपये का कुछ खाना खा ले और गप बैठ ले। मतलब उन्होंने मुझे एक जगह से दूसरा सिटी में, बारामती सिटी में जाके वो सर्कस था, तो 2 रुपये की सर्कस भी मैं नहीं देख पाया। वो था उनका सोच का नज़रिया, मतलब कि शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फार्मर फैमिली कितनी भी छोटी क्यों ना हो 2 रुपये दे सकती थी, मगर वो सोच भी थी। तो मैं इस सोच के नज़रिए वाले फैमिली से इस सोच के नज़रिए वाले वर्ल्ड तक पहुँचा हूँ। वो
पहुंचने की जो चीज़ें हैं वो बचपन में ही मिली, क्योंकि हमारे गांव के मुखिया और हमारे सीट जो बारामती सिटी है, वो बारामती के जो शरद पवार जी है, उनको मैं बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहा था। तो मुझे अंदर यही एनर्जी है कि इन लोगों को ऑब्जर्व करने की वजह से मेरे में चेंजेस लाए। Alright, so tell us about your first job and first salary. वेरी नाइस क्वेश्चन। ज़िंदगी में मेरा एक ऐसा था कि मैं कभी जॉब ही ना करूं, मगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा किया और उसमें एक ईयर वाईडी हुआ था, फेल हुआ था। तो मैं बजाज कंपनी में जॉब करने के लिए गया था और घर से मेरा बड़ा भाई बहुत प्रेशर दे रहा था कि जॉब करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि एक तो फेल था डिप्लोमा, और फर्स्ट डे उन्होंने वो टू व्हीलर की कंपनी है बेसिकली बजाज, और वहाँ पे हार्नेसिंग का काम था, वायरिंग का काम था, और मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट डे फर्स्ट जॉब, और कुछ 15-16 हज़ार की सैलरी बताई थी उन्होंने। हुआ ऐसा कि जैसे ही मैं इंटर किया तो वो इन्वायरमेंट देखा कि इंजीनियर किया हुआ भी वो लाइन में है, डिप्लोमा किया हुआ वो भी लाइन में है, और 10वीं 12वीं वाला भी वही लाइन में है। एक ही लाइन में सब लोग थे, और सुपरवाइज़र भी कोई इंजीनियर था, वो उनको सिर्फ गाइड कर रहा है। और यहाँ तक तो मुझे समझ आया दोपहर तक कि भाई ये ऐसा ऐसा चल रहा है। मगर हुआ ऐसा कि वो जो मैं तो इतना वीक हूँ, पहले भी था और अभी भी ये हूँ, तो उन्होंने जो बाइक का जो मॉडल होता है ना, उसको उठाना पड़ता था। तो यार मैंने 12-1 बजे तक तो कर लिया होगा, उसके बाद ये चला गया मेरा। तो 2 बजे के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा और मैं निकलूँगा। वही ज़िंदगी का पहला काम और वही लास्ट काम। उसके बाद मैंने कभी किसी कंपनी के लिए काम नहीं किया। माई फर्स्ट फिल्म इज इन प्री प्रोडक्शन वर्किंग नाउ। इट्स हिंदी फीचर फिल्म, पुणे टू गोवा, एंड इट्स many Bollywood actors and singers also, like Sunil Pal ji, Ehsan Qureshi ji, and then singer Javed Ali, Shahid Malla ji, Marathi actress Ketki Mategaonkar, and P. Shankaram is well known new talented singer। इन लोगों के साथ मेरी फर्स्ट फिल्म पुणे टू गोवा नेक्स्ट ईयर तक रिलीजिंग के लिए रहेगी है। और इसके प्रोड्यूसर्स आदित्य राजे मराठे एंड प्रहलाद जी तावरे सर, इन 2 प्रोड्यूसर्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के मेरे को एक फर्स्ट फीचर फिल्म शूट एज ए डायरेक्ट करने का चांस दिया। हालांकि मैं 12 साल सिर्फ मार्केटिंग फील्ड में ही था, मतलब मार्केटिंग फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस लिया था, और मार्केटिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीजिंग, मेनी पार्ट्स को मैंने नज़दीकी से देखा। मेरा फिल्म मेकिंग थोड़ा उल्टा सीखने को मिला, फर्स्ट मार्केटिंग, रिलीजिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस और देन फिल्म मेकिंग। तो मुझे हर चीज़ एक अलग एंगल से सीखने को मिली कि जो एज ए फिल्म मेकर सिर्फ फिल्म मेकिंग से सीखता है। तो मुझे जो लोगों के साथ मैंने फिल्म मार्केटिंग का काम किया था, उन लोगों ने मुझे बहुत सारी फिल्म मेकिंग की चीज़ें सिखाई। और एक एक उनके प्रोजेक्ट जब मार्केटिंग कर रहा था, तब मुझे हर वो गलतियाँ और हर प्लस पॉइंट समझ में आने, मतलब समझने को मिल रहे थे, जो कि किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, जो मुझे प्रैक्टिकल में मिली। Now I'm working online as a film festival jury member, and now I'm Nepal. It's beautiful Nepal, so beautiful soul people's Nepal, and it's very nature. I love beauty of Nepal nature, and यहाँ पे मैं आया था पशुपति जी के दर्शन के लिए। और उसके बाद एक स्पाइनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो नेपाल में 4th ईयर हो रहा था, उसमें भी मैं जूरी था। तो वो काम करने के बाद मैं यहाँ पे म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ नेपाल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोलैबोरेशंस होकर यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हो सकता है, और इन लोगों को भी बॉलीवुड्स में काम करना है। तो एक ऐसा सोच समझ के मैंने एक म्यूज़िक वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, AB बालाजी म्यूज़िक, और उससे मैं नेपाली एक्टर एक्ट्रेस को लेके और नेपाली कैमरामैन, एडिटर, सारा टेक्निकल टीम यहाँ से लेके कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट किया है। और फिलहाल मैं नेपाल में म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ, और फ्यूचर में यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म करने का भी ड्रीमिंग है मेरा। बेसिकली मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाया है, और मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो मैं हर जो भी दिल में आता है, जो भी दिमाग में आता है, वो मैं प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, उसको करना चाहता हूँ। मतलब मेरा एक ऐसा अनुमान हुआ है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। आप करते रहो, चाहे आपके जेब में कितना है कितना नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ड्रीम के ऊपर चलते रहो। अगर आप ड्रीम डिज़ायर एक्शन करोगे तो आपका अचीवमेंट्स 100% मिलेगा।
चाहे कुछ भी हो। बेसिकली मैं लाइफ को 2 एंगल से देखता हूँ कि मनी इम्पोर्टेंट भी है और मनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है। तो सिचुएशन कौन सी है उस हिसाब से आदमी को जाना चाहिए। जहाँ पे मनी की ज़रूरत है वहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ मनी से ही है, और जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है मनी की, ऐसा सोच के ऐसा जब लगता है तब आप उसको मनी को थोड़ा नीचे रखो और ह्यूमैनिटी को, अपने अंदर के ओन सोल को बाहर निकालिए, तो आप बैलेंस कर पाएंगे लाइफ को और अपने आसपास की कम्युनिटी को भी। मेरे लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, मैं कुछ अप एंड डाउन्स बचा के रखना चाहूँगा क्योंकि ये तो मेरी ज़िंदगी का अभी तक टीज़र आया है, फिल्म अभी बाकी है। ऐसा मुझे लगता है कि जब भी अप एंड डाउन्स आए, एक तो मैंने मोटिवेशंस हमेशा बड़े लोगों का लिया, जैसे कि मैंने कहा हमारे गांव के मुखिया हो, पवार साहब जी हो या बाला साहब ठाकरे जी हो, इन लोगों को मैंने बहुत गहराई से बचपन से देखते आया। और उस टाइम में मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए 10वीं के बाद, मतलब 7वीं से हमारे स्कूल में आते हैं, स्कूल टाइम से ही स्टार्ट होता है, मतलब 2री-3री से ही बेसिकली। तो जब मैं एजुकेशनल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर के बुक्स पढ़ने के बाद जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, मराठा एम्पायर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है वो जब पढ़ा, इंडिया का हिस्ट्री जब पढ़ा, तो अंदर ऑटोमेटेड एक स्पार्क क्रिएट हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हिस्ट्री पढ़ता है वो हिस्ट्री बना सकता है, उसके अंदर एक अलग से जुनून आता है, और वो मुझे हिस्ट्री की वजह से एक जुनून आया। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री को भूलते नहीं वो 101% अच्छे राह पे चलते हैं और 101% वो उनकी ज़िंदगी में सही जाएंगे, चाहे उनका कुछ भी काम हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड में हो, वो अच्छे इंसान बनना भी ज़रूरी है। नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर कोई पब्लिसिटी में रहे, हर कोई देश के लिए काम करे, नॉट ओनली कि ज़रूरत नहीं कि वर्ल्ड के लिए काम करे। वो अगर खुद के लिए भी अच्छा इंसान बनेगा तो इनडायरेक्टली देश को फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। क्योंकि आज के दौर में मुझे ऐसा एक महसूस लगता है कि वर्ल्ड पीस बहुत ज़रूरी है, और अगर ये वर्ल्ड पीस को समझना है या सारी चीज़ें, तो हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं मोटिवेटेड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हिस्ट्री से हुआ, और तब से मैं कभी हारा ही नहीं। चाहे कितनी भी दिक्कतें आए उनको मैं हारना नहीं कहता हूँ। कितने भी डाउनफॉल ज़िंदगी में बहुत देखे मैंने, मतलब रोड पे सोया हूँ। कोविड के टाइम मैंने साइकिल से मैंने मुंबई टू बारामती यानी कि करीब 330 किलोमीटर का जर्नी मैंने साइकिल में ये किया, बिना खाए कुछ किए, और कोई नज़दीक भी नहीं आ रहा था। तो वो जो कोविड के टाइम में जो मुझे सीखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स माई न्यू बर्थ। मैं जो पहले सोचता था उससे थोड़ा अपग्रेड हुआ, इट्स माई प्रो वर्जन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम हम चल गए हैं। अगर ठीक ढंग से मैंने मेरे जिंदगी को देखा तो उस टाइम का जो पीरियड था, उस टाइम में अपने भी नज़दीक नहीं आ रहे थे और पराए भी नज़दीक नहीं आ रहे थे। तो हमारा जो ईगो एटीट्यूड होता है वो क्या है, क्यों दिखाए? क्योंकि ज़िंदगी किसी को बोल के नहीं चली जाएगी। अगर ज़िंदगी में जीना है तो उसको हर दिन हैप्पीनेसली जीना चाहिए और ईगो एटीट्यूड फ्रीली जीना चाहिए। ये मैंने उस टाइम खुद को देखा, खुद के अंदर झांका, तो समझ आया कि यार ये असल ज़िंदगी है कि आज अच्छा है, कल क्या हो पता नहीं है, कल हो कि नहीं पता नहीं है। तो आज का दिन एटलीस्ट हैप्पी जिए, और आज का दिन सच में वो फिलॉसफी के हिसाब से ही जीता हूँ कि आज का दिन आखिरी दिन है। मैं इस मोड़ पे हूँ अभी कि वर्ल्ड इज़ माई होम फर्स्ट, क्योंकि अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि जैसे हमारे मराठी संत तुकाराम महाराज जी बोल के गए हैं कि विश्व है जे माझे घर, ऑल वर्ल्ड इज़ माई होम। सो हम एक वर्ल्ड के एक फैमिली है, और एक फैमिली में रहने वाले हम अलग अलग जगह के लोग हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं मगर एक फैमिली में है। तो हम अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो वॉर नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और खुशी से रहेंगे तो हर कोई खुश रहेगा। और ये वन लाइफ है, तो वन वर्ल्ड, वन लाइफ एंड वन फैमिली, ऐसे हिसाब से मैं जी रहा हूँ। और उसी हिसाब से मैं पूरे वर्ल्ड टूर करना चाह रहा हूँ, और वर्ल्ड टूर के साथ साथ वहाँ पे कुछ काम भी करना चाह रहा हूँ, जिससे कि एक और प्रोफाइल क्रिएट हो, वर्क क्रिएट हो। क्योंकि हम वर्किंग के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं कि
कर सकता है कोई भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे अमेरिका के सेटल फिल्म फेस्टिवल ने इनवाइट किया था, 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उनका, और अमेरिका का एक फिल्म फेस्टिवल एक फार्मर फैमिली के बच्चे को इनवाइट करता है एज ए जूरी मेंबर, वो मेरे लिए बहुत प्राउडेस्ट मोमेंट था, क्योंकि अमेरिका जैसा कंट्री और मेरे को ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती है, और दे विल बी इंटरेस्टेड एज ए जूरी मेंबर, सो आई एम वेरी शॉकिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी आल्सो, क्योंकि दे विल बी इंटरेस्टेड। उससे पहले मैंने हालांकि 25 फिल्म फेस्टिवल के लिए काम किया था, मगर अमेरिका इनवाइट करेगा या अमेरिका बोलेगा ये ऐसा तो नहीं था। और हॉलीवुड एक ड्रीम है, और एक फार्मर बॉय का इनडायरेक्टली अभी तो ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, तो वो भी ड्रीम भगवान ने कंप्लीट किया इनडायरेक्टली कि हॉलीवुड के साथ कनेक्ट होना। तो फिलहाल नेक्स्ट ईयर मैं फिजिकली जाऊँगा वहाँ पे, तो एक और अलग वो लगेगा। और दूसरा एक अच्छा ये है कि केनिया के एक असीम जी है, क्रिकेटर है, और उनका स्पोर्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है केनिया में, और वो केनिया के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे व्हाट्सएप पे बात की थी, सो आई नॉट बिलीव व्हाट मतलब क्या वो महसूस था कि एक, क्योंकि आई एम क्रिकेट लवर एंड एक क्रिकेटर एक केनिया का अनदर कंट्री है माना कि, मगर एक केनिया के अनदर कंट्री का कोई कैप्टन मेरे से बात कर रहा है व्हाट्सएप पे, सो इट्स वेरी प्राउड फील कि यार अमोल तो कुछ तो अलग है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी के साथ कनेक्ट होना। और वो एक कंट्री के कैप्टन रह चुके हैं अभी, हालांकि उनके बेटा कैप्टन है, तो वो एक सेकेंड ड्रीम मोमेंट मेरा था। फर्स्ट अगर किसी बॉलीवुड एक्टर को मिला होगा तो वो है श्रेयस तळपदे जी, जिन्होंने अभी पुष्पा में वॉइस दिया है, पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 में भी उनकी वॉइस आई है, और बहुत अच्छे नेचर के इंसान है वो। भोर में मेरा कॉलेज हुआ, वहाँ पे मैंने 3 बुक्स लिखे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर। तो मैंने एक बुक लिखा था, लेटेस्ट थी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर, और मुझे दोस्त ने कहा यार तेरा एक बुक हम श्रेयस तळपदे जी को गिफ्ट देते हैं और मिलना भी होगा, फोटो भी होगा, चलना। तो मुझे आइडिया अच्छी लगी, तो मैंने बुक ले लिया अपने रूम से, और भोर का राजवाड़ा है बहुत बड़ा, वहाँ पे शूट चल रहा था उनके फिल्म का, और फिर हमने उनके टीम मेंबर को बोला, तो उनको खुशी हुई कि यार किसी राइटर है और मिलना चाहता है। तो जब मैंने उनको मिलना चाहा तो उन्होंने बहुत फास्टली अप्रोच किया कि हाँ आ जाओ मिलते हैं। तो उन्होंने बुक देखा और बोले तुमने लिखा है कि सच में किसी और का लेके आए हो फोटो के लिए? तो नहीं, मैंने लिखा है। तो बेसिकली वो भी महाराष्ट्रीयन है, मराठी बोलते हैं वो बहुत अच्छे से। तो हम मराठी में बात किए, खरं सांग तूच लिहिलंयस काय? म्हटलं दादा पाठीमागं फोटो आहे माझा। हाँ ओके। तो फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, अच्छा ये किया, और उन्होंने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दी मुझे वहाँ पे। कि मैंने कहा कि मैं इंटरेस्ट रखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा घूम सकता हूँ। वो बोले कि बिल्कुल, हम यहाँ पे 4-5 दिन हैं, तुम जितना दिन आ सकते हो आ जाओ और इसको देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो फिर मैं 4-5 दिन जाता गया वहाँ पे। वो फिल्म कैसी होती है, कैसा डायरेक्टर होता है, कैसा कैमरा होता है, क्या करता है, कैसा क्लैप होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उन 4-5 दिनों में देखी। तो वो श्रेयस तळपदे जी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने वो फर्स्ट मुझे वो मौका दिया वो फिल्मिंग का देखने का कॉलेज टाइम पे ही। और फिर तो और एनर्जी आई कि यार चलो अभी मुंबई के लिए जाते हैं। तो वो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुआ, पुणे मुंबई जाना आना, कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। माय रोल मॉडल इज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ही मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी मैं पढ़ने के बाद उनको अलग अलग एंगल से मैंने उनको पढ़ा है। नॉट ओनली फॉर हिंदुइज्म जो बोला जाता है, वो सिर्फ हिंदुइज्म नहीं थे, वो हर धर्म को मानने वाले इंसान थे, हर धर्म को रिस्पेक्ट देने वाले इंसान थे। ये उनके बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद समझ आया। उनका हिंदवी स्वराज्य जो था वो उस टाइम के परिस्थितियों के ऊपर था, कि उस टाइम जो भी सिचुएशंस थी उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो हिंदवी स्वराज्य था। मगर उन दौर में उनके फौज में कम से कम 5,000 पठान यानी कि मुस्लिम सैनिक उसमें थे। अगर वो प्रॉपर मुस्लिम विरोधी होते तो वो 5,000 सैनिक को क्यों रखते? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनके सीखते हुए। उसके बाद राजनीति कैसे होती है, उसके बाद अर्थनीति कैसे होती है, उसके बाद मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बाद ड्रीमिंग का क्या वैल्यूएशन है। उन्होंने बचपन में देखा, जो माताजी पिताजी ने देखा हुआ सपना और उन्होंने देखा हुआ सपना कि स्वराज्य खड़ा करना है, तो कर दिया। ऐसी इतनी सारी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो कला गुण है वो उनको
मैं ऑब्जर्व करते करते जा रहा हूँ अपने लाइफ में। 100% नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो इतना बड़ा उनका जो रोल है, उनका इतना जो बड़ा उनका जो ग्राफ है उनके नेचर का, उनके व्यक्तिमत्व का, उसको समझना इतना आसान नहीं है। ये एक समझ आया। मुझे लगता है कि मैं एक 2-3% समझ चुका हूँ और वो 2-3% ही मेरी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं। एक्चुअली मैं जब नेपाल आया तो मैं किसी अनदर कंट्री में हूँ ऐसा नहीं लगा। मुझे भारत का ही हिस्सा, भारत ही है ऐसा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का नेचर ये सिमिलर ही है इंडिया के जैसा। और यहाँ के लोग जैसे भारत और इंडिया, इनकी जो मैत्रीत्व है वो भी मुझे लगता है। मैं कुछ चीज़ दिखाना भी चाहूँगा क्योंकि मैंने ये जब से आया हूँ तब से मैं फ्लैग यूज़ करता ही हूँ, बिकॉज हम फ्रेंडशिप कंट्रीज़ है। और मैं ये चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त का हमेशा सहारा होता है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त को हमेशा ऊपर उठाना होता है। तो अंदर भारत है, बाहर नेपाल है। तो ये मुझे एक मोमेंट यहाँ से दिखा कि सच में यहाँ के लोग भी वैसे ही है नेपाली, मगर अंदर उनके भारत भी बसा है और नेपाल भी बसा है। वैसे ही इंडिया के लोग हैं, उनको जब भी कोई बोलता है कि मैं नेपाल से हूँ या नेपाली हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उनके अंदर एक मैत्रीत्व, बंधुत्व होती है। और ये तो हमारे पूर्वजों से है। सीता मैया नेपाल से थी, हमारे राम जी भारत से थे, और उनका शादी का संयोग और ये सारी चीज़ें, तो मतलब ये हमारे एंसेंटर की भूमि है। और ये दो एंसेंटर भूमि का जो मिलाप है, उस मिलाप को कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि वो एक अंदर ही इस भूमि में है। और इसी भूमि की इतनी एनर्जी है, उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस भूमि पे किसी ने भी कभी राज्य नहीं किया। इट्स वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिस पे किसी ने भी कभी ये नहीं किया, हमला नहीं किया या कोई जीत नहीं पाया। और वहाँ पे पशुपतिनाथ जी है, तो बुद्ध जी है, और बुद्ध जी की एक भूमि है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी वाली भूमि है। और वो मैंने महसूस किया खुद से, क्योंकि मैं आया था 7-8 दिन के लिए सिर्फ दर्शन और घूमने के लिए। उसके बाद 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ के लोगों को दिल में भारत को लेके बहुत अच्छा ये है, सपोर्टिव लोग हैं। और इस यहाँ का नेचर जो है वो बहुत, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर है। क्योंकि पहाड़ तो इंडिया में भी है, मगर यहाँ के पहाड़ कुछ अलग है। ये तो सही है, क्योंकि मैंने इंडिया के पहाड़ भी देखे हैं, अपना केदारनाथ इस साइड, उत्तराखंड इस साइड के पहाड़, और यहाँ के पहाड़, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, ये मैंने महसूस किया। और अच्छा लगा यहाँ का सारा इन्वायरमेंट। और कल्चरल की बात करें तो बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है यहाँ का कुछ चीज़ों में, कि जैसे कि यहाँ का जो भी त्यौहार होते हैं उसके अलग पहलू है। और ये मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर है, जिसको मतलब कि अलग ढंग से देखा जा सकता है, उसको स्टडी किया जा सकता है। स्टडी करने वाला कल्चर है मुझे लगता है। द सीक्रेट एक ऐसा बुक है जो रोंडा द बर्न ऑस्ट्रेलियन लेखिका ने लिखा था, और वो बुक मुझे 2009 में मिला था। और उस बुक ने मुझे जितना दिया है उतना मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर कोई नहीं दे पाया। ये सच में बहुत अमेजिंग बुक है। मैं मेरे कितने दोस्तों को रिकमेंड कर चुका हूँ। मैं अभी इस वीडियो के जरिए से नेपाल वासियों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि द सीक्रेट बुक पढ़िए। क्योंकि और एक हिस्सा मेरे लाइफ का चेंजेस का होगा तो वो द सीक्रेट बुक है। क्योंकि वो द सीक्रेट बुक जो बताता है वो आज तक हमें कभी किसी ने बताया नहीं, ना फैमिली ने, ना टीचर्स ने, ना सोसाइटी ने। क्योंकि उसका नाम भी द सीक्रेट है, और उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स है जो लाइफ को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हो, और आपको जो चाहिए वो मिलता है। वो सच है। ड्रीमिंग में जितनी पावर है ना, वो जो कॉन्सेप्ट दिए गया है उसमें, उस कॉन्सेप्ट को कोई भी फॉलो करेगा तो कोई भी जो बनना चाहता है वो बनेगा। इतना अच्छा बुक मैंने अभी तक नहीं बुक पढ़ा जो बुक द सीक्रेट है। ऑलवेज बी पॉजिटिव रहिए। आप क्या हो ये मत देखो, आप क्या करना चाहते हो ये देखो, और ऑलवेज पॉजिटिव रहो। एक ही मंत्र है, सकारात्मकता रखो, पॉजिटिव, देन एवरीथिंग इज ईजी।